महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा स्थान जहां 400 सालों से बरसात नहीं हुई, एटाकामा मरुस्थल। साथ ही दुनिया का सबसे घने जंगलों के लिए विख्यात अमेज़न का जंगल। अमेज़न का जंगल मित्रों, यहाँ पर मिलते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर। प्यूमा, विश्व का सबसे बड़ा एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी जानवर, शिकारी पक्षी, और साथ ही यहाँ मिलता है जैगुआर। विभिन्न प्रकार की वैराइटीज से यहाँ बनती है विभिन्न प्रकार के मैदानी क्षेत्र, कंपास, पंपास। उसके अतिरिक्त यहाँ है दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार। यहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, अपनी भौतिक संरचनाओं के कारण विख्यात दक्षिण अमेरिका। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना, इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के साथ विषमताओं के बारे में जानना। इस अध्याय में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेंगे और साथ ही दक्षिण अमेरिका के देशों में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली और यहाँ के कुछ अद्भुत नज़ारों के बारे में भी बात करेंगे। रहस्य देखा आपने, दक्षिण अमेरिका, विशिष्ट दुनिया, खास तौर पे यहाँ के जंगल, अमेज़न के जंगल सबसे प्रसिद्ध। संसार में इतने घने जंगल कहीं पर भी नहीं है, सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती उन जंगलों में। और अमेज़न की जब आप कल्पना करेंगे तो उस नदी के किनारे इतने घने जंगल और इतने ऐसे इस तरह के जानवर मिलेंगे जो कहीं देखे ही नहीं गए। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि संसार में सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है। अब गिद्ध, गरुड़ यहीं तक सीमित होंगे, पर दक्षिण अमेरिका ने इस तरह के जानवरों को अपने अंदर समेटा है कि शेर, बाघ, गिद्ध, ये सारी प्रजाति आपको ऐसा लगेगा कि इनसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है। और इतने ऐसे रहस्य आपको यहाँ पर नजर आएंगे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि 400 साल तक किसी क्षेत्र में बरसात ना हुई हो और आपको पता भी नहीं उस इलाके का नाम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब YouTube में अभी वीडियो देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, देखिए उसके बगल में घंटा भी होगा, बचा दीजिए, आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। मेरी पिछली वीडियोस को भी आप देखिए। आज संसार के चौथे सबसे बड़े महाद्वीप की बात होगी, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो आई होप अब आप तैयार हैं। मानचित्र इस तरह का था कि अमेरिका को इतना बड़ा करके मैं नहीं दिखा पाया, फिर भी आपको बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ से दूंगा, बिल्कुल आप बात को ध्यान से सुनते रहना। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील, यहाँ पर जितने भी देश हैं, 2 देशों को छोड़कर, एक इक्वाडोर को छोड़कर और एक साउथ में है देश चिली और इक्वाडोर को छोड़कर प्रत्येक देश के साथ ब्राज़ील सीमा बनाता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि चीन के बाद सबसे ज़्यादा, चीन और रशिया 12 देशों से सीमा बनाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा देशों से कोई सीमा बनाता है 10 देशों के साथ, तो वो है ब्राज़ील। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख देशों में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, गयाना, फ्रेंच गयाना प्रमुख देश हैं। चलिए हम उत्तर से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे उत्तर में आपको फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला दिख रहे होंगे। गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। जब आप कभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि जो हिंदू आबादी है, आपको दिखेगी कि हिंदू आबादी हिंदुस्तान और नेपाल के बाहर कहाँ पर है। दुनिया में 1%, 2% प्रत्येक देश में नज़र आती है। फिजी कुछ है, मॉरिशस, जहाँ पर थोड़ी सी आबादी अच्छी मिलेगी, पर वो बहुत द्वीपीय देश हैं, वो छोटे देश हैं। लेकिन जब आप हिंदू आबादी को सर्च करेंगे गयाना में, फ्रेंच गयाना में, सूरीनाम में, तो ये करीब 15% से ऊपर होगी हिंदू आबादी। जी हाँ, ये देश जो कहलाते हैं दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, दक्षिण अमेरिकी देश लैटिन अमेरिकन देश कहलाते हैं। अब लैटिन अमेरिकन क्या होता है, आप ज़्यादा मैप की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ लैटिन अमेरिका क्या होता है। एक्चुअल में लैटिन एक प्राचीन भाषा है यूरोप की, जिसको स्पेन, फ्रांस और इटली के लोग बोला करते थे, अंग्रेजी के इतर।
और वो जब 15वीं शताब्दी के बाद मैंने आपको कहा था कि उत्तरी अमेरिका में कोलंबस आया, पूरे अमेरिका पर अपना कब्जा कर लिया, गुलामों को, जो रेड इंडियंस थे उनको गुलाम बना दिया गया। उसी तरह से वही लोग स्पेन, फ्रांस, इटली के लोग यहाँ पर व्यापार करने आए, उन्होंने अपना कब्जा करा और यहाँ पर ज़्यादातर उसी वंश के लोग रहते हैं, वही लोग यहाँ पर अपना डेरा जमाए हैं। इसीलिए इन कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिकन कंट्री कहा जाता है, जहाँ जहाँ पर ये लैटिन भाषा वाले, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालवी, इन भाषा को बोलने वाले लोगों को ही लैटिन कहा जाता है। तो ये लैटिन अमेरिका में ये भी आता है, और कुल मिलाकर के उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा को छोड़ दिया जाए तो सब लैटिन अमेरिका। तो भौगोलिक परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो ये ठीक भूमध्य रेखा पर है। ये देखिए, ये भूमध्य रेखा जा रही है। भूमध्य रेखा पर आपने अफ्रीका में भी देखा होगा, भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बरसात से कुंड बनते हैं, मोस्टली नदियाँ वहीं से निकलती हैं। संसार की सबसे बड़ी नदी नील नदी भी वहीं से, विक्टोरिया झील से निकलकर ऊपर जा रही थी। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में भी संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी और जल ग्रहण करने के मामले में सबसे बड़ी नदी अमेजन निकलती है पेरू के तट से। ये पेरू देश है, यहाँ पर अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। दक्षिण अमेरिका में आप देखिए, ये कोने पर, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर लास्ट तक एक पर्वतमाला है किनारे पर, देखिए बिल्कुल पेटी पर है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का यहाँ पर रिंग फायर जो प्रशांत महासागर है उससे लगी हुई है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी भी इधर आते हैं। देख रहे हैं एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला से देखिए भूमध्य रेखा पर मैंने पहले भी कहा था कुंड बन जाते हैं पानी के, पूरा साल बरसात होती है। पूरे साल बरसात होने से यहाँ पर नदी बन जाती है और ऊपर या नीचे को बहती हैं। परंतु यहाँ पर जो नदी बहती है, ये नदी बहकर भूमध्य रेखा के पैरेलल ही जाती है, जिस वजह से इसमें पानी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पूरे साल बरसात होती है, उसी लाइन के पैरेलल ये नदी बहती है। इसलिए अमेजन नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी है। समझ पा रहे हैं? नील नदी से ज़्यादा, नील नदी तो रेगिस्तान में चली जाती है, रेगिस्तान में उसको कोई सहायक नदी भी नहीं मिलती, इसलिए मिस्र का वरदान थी। मगर अमेजन नदी पूरा टाइम भूमध्य रेखा पर ही चलती है, तो पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है पानी ग्रहण करने के मामले में। अब जब भूमध्य रेखा पर नदी बहेगी तो भाई पेड़ बड़े घने होंगे, और वही घनापन अमेजन नदी पर भी नजर आता है। अमेजन नदी पर ये जो जंगल नजर आता है इसके किनारे पर, वो संसार का सबसे घना जंगल है। सैलवास कहा जाता है उन जंगलों को। क्या कहा जाता है भूमध्य रेखा पर जब क्रिएट होता है? सैलवास। आपने वहाँ देखा था बरसा वन अफ्रीका में, ये वही रेखा है भूमध्य रेखा। आगे जाकर के अफ्रीका में भी यही मिलती है सैलवास, बिल्कुल बरसा वाला इलाका सैलवास कहलाता है। इन्हीं घने जंगलों में आपको कुछ अजीब अजीब जानवर मिलेंगे। एक पक्षी मिलेगा सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, क्या नाम है उसका? कैंडोर नाम का वो पक्षी है, अपने ट्रेलर में देखा होगा आपने कैंडोर। जैगुआर यहाँ पर मिलता है। जैगुआर को माना जाता है तेंदुए से ज़्यादा ताकत होती है। आप सिंह या बिल्ली परिवार के सदस्यों को अगर देखेंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। शेर होता है जिसके बाल होते हैं, अयाल होते हैं, बहुत ताकतवर होता है, लगभग 200 किलो तक का हो सकता है वो। और शेर जो है उसके बाल होते हैं, अगर उसके बाल हटा दो तो वो प्यूमा कहलाता है। यहाँ पर प्यूमा भी मिलता है। बहुत ही अलग वैराइटीज़ हैं इनकी। चीता अब इंडिया में नहीं है, जिसकी दाढ़ी होती है। चीता सब में हल्का होता है, 60-70 किलो का। सबसे ताकतवर होता है बाघ, लगभग 250 किलो से भी ज़्यादा का वो होता है। ताकतवर सबसे ज़्यादा बाघ होता है। यहाँ पर जैगुआर एक प्रजाति मिलती है जो 150 किलो तक भी हो सकती है। चलिए जंगलों की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमने कहा जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जानवर यहाँ पर मिलते हैं। सिनकोना नाम का पेड़ मिलता है जिसकी दवाई बनती है, कुनैन, मलेरिया में काम आती है। अमेजन में जब कभी भी बेरी ग्रिल्स भी जाता है तो मच्छर बहुत होते हैं जंगल में। बेरी ग्रिल्स अक्सर यहाँ पर जाता है और कहता है अमेजन के जंगल में अगर आप खो गए तो आप अमेजन के जंगलों से थोड़ा बहुत रूबरू होंगे। वहाँ पर वो पत्ती काट कर बोलता है कि ये सिनकोना का है, इससे मुझे रात को मच्छर भगाने में आसानी होगी। ठीक, चलिए तो एक कहानी का माध्यम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फैक्चुअल बातों पर भी। वेनेजुएला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसकी राजधानी कैराकस है। वेनेजुएला में एक झील है मैराकाइबो में दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल कच्चा तेल संचित है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देश का नाम है वेनेजुएला। ध्यान से सुनिए, वेनेजुएला। ये वही वेनेजुएला है जहाँ से बहुत ज़्यादा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स निकलती हैं। देखिए आप एक बार सर्च कर लेना, सबसे ज़्यादा मिस यूनिवर्स कहाँ से आई है, आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो ये है वेनेजुएला। इसके ठीक पश्चिम में जाएंगे तो आप देखिए वेनेजुएला में एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरेनिको नदी है। यहाँ पर ये एक मैदान भी बनाती है जिसको लानोज कहा जाता है, ओरेनिको नदी।
नदियाँ अक्सर मैदान बनाती हैं, आपने देखा होगा भारत में गंगा का मैदान, पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है, नदियाँ जब आगे को जाएंगी तो मैदान का ही निर्माण करेंगी। ओरेनिको नदी लानोज नाम का एक मैदान निकलती है, लानोज कहा जाता है उसको, यहाँ पर ध्यान से सुनिए जो आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये जो ओरेनिको नदी है इसकी एक सहायक नदी है कैरोनी। उसी कैरोनी नदी पर है एक झरना, वो झरना दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है। आपने नाम भी सुना होगा, एंजल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना वो यहाँ पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला में नदी बहती है ओरेनिको, जो बनाती है लानोज का मैदान, उसकी सहायक नदी है कैरोनी, और कैरोनी पर ही है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं इक्वाडोर। यहाँ पर आप देखें इक्वाडोर कोने पर, ये उन 2 देशों में शामिल है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। ऐसा माना जाता है कि एंडीज पर्वतमाला पर देश है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, कहीं पर क्विटो लिखा रहता है, कहीं पर बोलीविया की राजधानी लापाज लिखा रहता है। आप मुझे इंटरनेट पर सर्च करके बताइए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, क्विटो या लापाज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इक्वाडोर में है, यहाँ पर देखिए इक्वाडोर में है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। देख पा रहे हैं माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी यहाँ पर है, ये है संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत। उसके नीचे आप देख रहे हैं पेरू। पेरू आपको नीचे नजर आ रहा होगा। पेरू और जो बोलीविया, बोलीविया का एक पठार भी है जो अंतः पर्वतीय पठार है, एंडीज पर्वतमाला इधर से है, इधर से एक और पर्वतमाला है। तो बोलीविया की राजधानी लापाज, अभी मैंने आपको बताया। बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर एक झील है टीटीकाका। बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर एक झील है टीटीकाका। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। सुन पा रहे हैं, नौकागम्य झील टीटीकाका। ये उरुग्वे देश है। उरुग्वे का तो आप नाम आपने सुना होगा, फुटबॉल में सबसे पहले जो 2 वर्ल्ड कप, जिस तरह से क्रिकेट में सबसे पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते, उसी तरह से 1930 और 34 में सबसे पहले फुटबॉल के वर्ल्ड कप उरुग्वे ने जीते। आपने सुआरेज का नाम सुना होगा, एक फुटबॉलर है, उरुग्वे के हैं। पैराग्वे भी वहीं से है। पैराग्वे और उरुग्वे के बीच में एक लाइन जा रही है, ब्राजील का बॉर्डर जो अर्जेंटीना से मिलता है। देखिए उरुग्वे और पैराग्वे के बीच में लाइन है जिसके बॉर्डर मिलता है ब्राजील का अर्जेंटीना से, और इस लाइन पर है, मैं आपको बता दूं, पैराना नदी। क्या नाम है, पैराना नदी। ये लाप्लाटा एक मैदान बनाती है, उरुग्वे नदी, पैराग्वे नदी और पैराना नदी मिलकर, तीनों मिलकर लाप्लाटा का मैदान बनाती हैं। कुल मिलाकर 3 नदियाँ, 3 तंत्र हैं यहाँ पर जो मैदान बनाती हैं। लानोज का मैदान, ओरेनिको, अमेजन बेसिन तो खतरनाक ही मैदान बना देती है, और ये है लाप्लाटा क्षेत्र। यहाँ पर उरुग्वे नदी, पैराग्वे नदी और पैराना नदी तीनों मिलकर एक मैदान बनाती है। इस मैदान को स्टेपी का मैदान कहा जाता है। स्टेपी, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। ये नाम आपने सुना होगा, जब हमने यूरोप महाद्वीप पढ़ाया होगा, आपने स्टेपी का सुना होगा, यूक्रेन में, और उसको पुष्टाज बोला जाता है हंगरी में। आपको याद आ गया होगा, पिछला वीडियो भी देखा होगा तब भी याद आ गया होगा। तो स्टेपीज का मैदान बनता है शीतोष्ण, और उस इन मैदानों में देखिए एक मैदान यहाँ पर बनता है सवाना का। सवाना आपको याद होगा, अफ्रीका में जो वर्षा वन के ठीक किनारे पर रहते हैं, थोड़ा सा दूरी पर वर्षा वन से, यहाँ पर और ऊपर भी है, कोलंबिया में भी है सवाना का प्रदेश। ये जलवायु की बात हो रही है, थोड़ा सा आ गया तो बता दिया आपको कि ये बॉर्डर पर ऐसा हो रहा है। अभी बात करेंगे अर्जेंटीना, चिली। चिली में, चिली तो बड़ा रहस्यमय देश है। देखिए बिल्कुल किनारे पर है प्रशांत महासागर के। चिली के बगल में प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर 7 ऐसी समुद्र के अंदर मूर्तियाँ मिली थी जो एक अपने आप पर रहस्य बना हुआ था। वहाँ पर कोई भी आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता था, वापस ही नहीं आता था। बड़ी खतरनाक वो दुनिया थी कि इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाई, और उतने बड़े गहरे प्रशांत महासागर में वो अभी तक टिकी कैसे हैं, ये भी एक सवाल था। चिली में देखिए, चिली के ठीक पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में 7 मूर्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर यही नहीं पता चल पाया कि समुद्र के अंदर है कैसे। जो भी आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है वो वापस ही नहीं आता। एक रहस्य तो ये है। दूसरा, चिली के पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। आपको अक्सर बताया गया है कि महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधारा बहने से नमी की मात्रा नहीं होती है हवाओं में, जिससे वहाँ पर बरसात का स्तर कम हो जाता है, और उस वजह से महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। पूर्व में गर्म जलधारा बहती हैं, और गर्म जलधाराओं में जलवाष्प ज़्यादा होता है तो बरसात हो जाती है, और उन्हीं में से एक मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मतलब आप समझ रहे हैं,
यहाँ पर एक कलामा नाम की जगह है, यहाँ पर एक कलामा नाम की जगह है जहाँ पर आज तक बरसात ही नहीं हुई। सुन रहे हैं आप भाई, 400 साल हो गए हैं, 400 साल से अटाकामा मरुस्थल के कलामा नामक जगह पर बरसात ही नहीं हुई। अटाकामा चिली में है। देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी जलवायु की। मानचित्र आपने देख लिया, प्रसिद्ध चीज़ें आपको पता चली। दक्षिण अमेरिका को एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा आपको, टेरा डेल फ्यागो। मैगलन जल संधि से, ये नीचे मैगलन जल संधि है जो बीच में समुद्र बन रहा है, इधर अटलांटिक महासागर है, उधर प्रशांत महासागर है। मैगलन जल संधि अलग करती है मुख्य भूमि से दक्षिण अमेरिका की टेरा डेल फ्यागो को। अमेरिका का देखिए, दक्षिण अमेरिका का जब इस तरह देखेंगे तो इस तरह से बना हुआ है, कटा छटा ऐसा। इस तरह का कटा छटा क्षेत्र हो उसको बोलते हैं फियोर्ड तट। तट तो है लेकिन ऐसे तट को बोलते हैं फियोर्ड तट, कटा तटे को, इस तरह से अगर होगा तो। अब जलवायु की बात अगर हम करें तो अमेजन नदी का मैदान बनाता है विस्तृत, छोटा ये जो इलाका है यहाँ पर बन जाता है हमारा सेल्वास का इलाका, ये तो आपको पता है। इधर सवाना घास का मैदान, उस मैदान को ब्राजील में बोला जाता है कंपास। नाम सुना आपने, परीक्षा में कई बार टकराया होगा सवाल, कंपास। वही स्टेपी तुल्य जो हमने बताया था इस क्षेत्र में, अर्जेंटीना में स्टेपीज जो जलवायु पाई जाती है, जो लाप्लाटा मैदान बनता है, उसको बोला जाता है पंपास। ध्यान से सुनिए आप, पंपास, ऊपर बोला जाता है कंपास, यहाँ पंपास। जलवायु देखिए, ये थोड़ा उष्ण है, ये शीतोष्ण है। ऊपर मानसूनी जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। इधर देखिए, यहाँ मानसूनी, कोलंबिया के उत्तर में मानसूनी जलवायु, और इन रीजन में ब्राजील के पूर्वी क्षेत्र में ये मानसूनी जलवायु का इलाका है। जबकि चिली के मध्य में, यहाँ तो अटाकामा है, चिली के मध्य में भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय, वही सुंदर बेहतरीन जलवायु भी चिली में मिलती है। चिली में मैं आपको बताऊं, तांबा, आप सर्च कर लेना, तांबा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? चिली में। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में। अगर अब बात सबसे ज़्यादा की ही कर रहे हैं तो फिर ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। सुना होगा आपने, सेंटोस को कॉफ़ी शहर के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील का बंदरगाह है सेंटोस, कॉफ़ी शहर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में देखिए, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला के बाद ये बोलीविया का पठार है, जो अंतः पर्वतीय पठार है। देखिए, एंडीज, फिर बोलीविया पठार, फिर मध्यवर्ती भूमि आ जाती है अमेरिका में, नीचे धसी हुई भूमि। यहाँ पर ना, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है सवाना का, ये देखिए यहाँ पर ऊंची चोटी, फिर ये बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार संसार के सबसे ऊंचे पठारों में गिना जाता है, तभी तो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी आ रही है। समझ पा रहे हैं आप? बोलीविया का पठार ऊंची पठारों में गिना जाता है, तिब्बत के पठार के बाद ये सबसे ऊंचा पठार है। ये देखिए, यहाँ पर देख रहा होगा आपको, एंडीज, बोलीविया, मध्यवर्ती भूमि। ये एंडीज पर्वतमाला हुई, ये बोलीविया का पठार हुआ, ये मध्यवर्ती भूमि हुई सवाना, और ये हुआ ब्राजील का पठार। इधर हुआ ब्राजील का पठार, देख रहे हैं, इधर हुआ ब्राजील का पठार। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील तो फुटबॉल का चैंपियन भी है, पता होगा आपको। ब्राज़ील में संसार का सबसे ज़्यादा गन्ना भी होता है। खेती के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया मैदानी क्षेत्र है, खेती भी कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यहाँ पर जानवर होते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। वैरायटीज़ के साथ साथ कृषि के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है ये। अक्सर आपने सुना होगा, गन्ना उत्पादन में प्रथम ब्राज़ील। खट्टा शहद कहाँ मिलता है? ब्राज़ील के जंगलों में। और पता नहीं क्या क्या मिलता है भैया अमेजन के जंगल में। अमेजन तो अमेजन है, आप तो सर्च करिए बस अमेजन का जंगल, आपको दुनिया दिख जाएगी। ऐसी भी एक दुनिया है। अरे हवा ही नहीं आती वहाँ पर, हवा क्या, सूरज की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती अमेजन के जंगल में। तो ये देखिए, स्टेपीज, सवाना, लाप्लाटा क्षेत्र में है स्टेपीज, सवाना जंगल इधर है, ऊपर है सेल्वास, घना जंगल, तलहटी किनारे पर अमेजन नदी के, संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी लंबाई में, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी। लेकिन पनामा जल संधि अलग करती है, ये पनामा जल संधि ये अलग करती है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। सारी कंट्रीज हुई लैटिन कंट्रीज। यहाँ पर है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, साथ ही कोटोपैक्सी, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो सक्रिय ना भी हो, संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, चलिए, ओजास डेल सैलाडो, जो है बॉर्डर पर, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है ओजास डेल सैलाडो। यह है संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, हालांकि सक्रिय नहीं है। ओजास डेल सैलाडो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, बॉर्डर पर है अर्जेंटीना और चिली के, ओजास डेल सैलाडो। देखिए, मरुस्थलों की बात करी जाए तो एक मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर है, मरुस्थलीय पैटागोनिया का पठार। ये
गर्म क्षेत्र है। पैटागोनिया का पठार दक्षिण में, पैटागोनिया का पठार है अर्जेंटीना में। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए पैटागोनिया का पठार कहाँ पर है, तो राइट आंसर इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में है पैटागोनिया का पठार। तो ये पूरा मानचित्र आपके सामने है। आई होप कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जिस तरह से एक लास्ट बात आपको बता दूँ, जिस तरह से उत्तरी अमेरिका में आपने देखा था कि ऊपर से लैब्राडोर धारा आ रही थी, नीचे से गल्फ स्ट्रीम धारा आ रही थी और न्यू फाउंडलैंड में दोनों मिल जा रहे थे, मत्स्य उत्पादन हो रहा था। ऐसे ही यहाँ भी नीचे दक्षिणी ध्रुव से फॉकलैंड की धारा आती है, एक द्वीप भी है फॉकलैंड, फॉकलैंड की धारा आती है। ऊपर से ब्राज़ील की गर्म जल धारा, दोनों मिलती हैं, धुंध छाती है, मत्स्य उत्पादन होता है। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा ही बताया था आपको। एक बार फिर बस आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। आपसे एक सवाल पूछा गया है, संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन भी दिए, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्विटो या लापाज। तो दक्षिण अमेरिका के बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तब तक आप हमसे बने रहिए। धन्यवाद।